बच्चे इस लेसन को मैंने डिज़ाइन किया है विद अ वेरी क्लोज अटेंशन टू देयर यूसेज इन मॉडर्न इंग्लिश। क्योंकि बच्चे आप मॉडर्न वर्ल्ड में हैं तो आप हमेशा मॉडर्न इंग्लिश ही सीखेंगे। मतलब आप किसी भी टॉपिक को या लेसन को जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लोर करें तो वो हमेशा मॉडर्न इंग्लिश के कन्वेंशंस या वेरिएशंस के अकॉर्डिंग करें। मतलब आज मॉडर्न वर्ल्ड में इंग्लिश को हम कैसे यूज़ करते हैं ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से मैंने मॉडल्स और मॉडल वर्ब्स को मैंने डिज़ाइन किया है। आप इसके सारे नुआंसेस को एक्सप्लोर करेंगे इन अकॉर्डेंस विद मॉडर्न इंग्लिश कन्वेंशंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लेसन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पार्ट वन में मैं आपको इसके सारे बेसिक्स बताऊंगा बहुत सिंपल एंड नीट वे में। ओके, और एक बात आप जान लो बच्चे, आप इसे, आपके पास अब तीन कन्वेंशंस है। आप इसे सिंपली मॉडल्स कह सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कह सकते हैं, या आप इसे मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ओके, तो तीन कन्वेंशन है आपके पास। देखो बच्चे, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब आप ग्रामर पढ़ते हो इंट्यूटिवली, यानी कि जब आपका अप्रोच बहुत नेचुरल होता है जिसमें बहुत कम रूल्स होते हैं, मैं आपको हमेशा बहुत सारे कन्वेंशंस देता हूं, पैटर्न्स देता हूं, स्टाइल्स देता हूं, वेरिएशंस देता हूं। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं अपने स्पीच और अपने राइटिंग में उसे एक्सप्रेस करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने, हर टॉपिक में बोलता हूं लेकिन इस टॉपिक में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है। बट देखो मैं आपको कितना सिंपल और नीट वे में पढ़ाता हूं। अगर आपने इस टॉपिक को इंट्यूटिवली आपने अगर एक्सप्लोर किया, नॉट एकेडमिकली, जो आपने पढ़ा है या आप अभी पढ़ रहे हो, तो ये आप टॉपिक को कितने आसान तरीके से आप सीख जाते हैं और आप इसे कितने आसान तरीके से, कितनी इफेक्टिवली और कितने एफर्टलेसली अपने स्पीच और राइटिंग में आप इसे यूज करने लगेंगे, वो आप रियलाइज करेंगे ड्यूरिंग द सेशन एंड ऑल्सो बाय द एंड ऑफ द सेशन। ओके, तो इसमें कहने का मतलब ये है बच्चे कि आप जब इसे पढ़ते हैं तो बहुत कम रूल्स मैं आपको बताता हूं। रूल्स ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं बताता हूं, और जब भी मैं आपको रूल्स बताता हूं तो बहुत आसान तरीके से आप उसे समझने लग जाते हैं। यानी कि आपके कॉन्सेप्ट को मैं इतना क्लियर कर देता हूं कि आप रूल्स इसके खुद डिफाइन कर देते हैं। ओके, इन लाइन विद स्टैंडर्ड इंग्लिश। इसमें कोई ऑफेंस नहीं है बच्चे कि जो आप एकेडमिक अब अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, बट वो इतने ज़्यादा रूल्स हैं कि आपको मतलब आप नहीं समझ पाते हो। ठीक है, आप हमेशा रूल्स में ही रहते हो, आप हमेशा रिकॉल करते रहते हो रूल्स। ठीक है, आपको जानना क्या है कि इसके कन्वेंशंस क्या हैं, इसके वेरिएशंस क्या हैं, इसके पैटर्न्स क्या हैं, इसके स्टाइल्स क्या हैं, और बहुत नेचुरल वे में आपका मॉडल्स को सीखने का अप्रोच है। ओके, तो अगर आपने ये कहा तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता हूँ कि आपका इंटरेस्ट ना खत्म हो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे बच्चे कि व्हाट आर मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश। इसे हम कहते क्या हैं। ठीक है, देखो आप जितने भी ये वर्ड देखते हैं, जितने भी ये टर्म देखते हैं बच्चे, कैन, कुड, मे, माइट, आपको इसमें कंफ्यूजन होगा। आप बोलोगे ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इसे भी आप बोलोगे क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है। मैं भी आपको ये बताऊंगा, आपके सारे कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा, जितने भी डाउट्स हैं आपको। ठीक है, अब तक जो आपका अभी क्लियर नहीं हुआ है वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। आप इसे कितने आसान तरीके से समझ जाएंगे और कभी भी आपको आगे जाके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो रूल्स के साथ साथ मैं आपको इसमें बहुत नेचुरल अप्रोच आपको दूंगा, जो आप इसको खुद भी बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं बच्चे, इसे हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, और इसे हम, आप जैसा जानते हैं, इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। आप इसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं क्योंकि ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। राइट, जैसे मैंने आपको वर्ब्स में आपने सीखा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये क्यों हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये क्यों इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। आप रिकॉल करो बच्चे, मैंने आपको वर्ब्स में आपको मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या करता है, क्या रोल है उसका किसी भी सेंटेंस में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में उसका क्या रोल है। वो कुछ नहीं करता बच्चे, वो सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है तो वो सपोर्ट करता है मेन वर्ब को, टू ऐड मीनिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो एज अ हेल्पिंग वर्ब एक्ट करता है तो वो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। ठीक है, जिससे आप टेंस के फॉर्म भी आप पता है कि वो भी बताता है कि क्या वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है।
ठीक है, इसलिए हम उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और उसके साथ आप हमेशा देखेंगे अगर वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो उसके साथ मेन वर्ब होता है, यानी कि वो मेन वर्ब को हमेशा सपोर्ट करता है, राइट। तो ये भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये अनलाइक दोज हेल्पिंग वर्ब्स है, दोज ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो ये आप सारी चीजें आप एक्सप्लोर करोगे। तो जैसा मैंने यहाँ मेंशन किया है कि अनलाइक द ऑक्सिलरी वर्ब्स जो अपने वर्ब्स में आपने एक्सप्लोर किया था पार्ट 1 में, सच एज ये इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विच, इसमें से भी ये भी आपका ये हेल्पिंग है, लेकिन ये इसमें से मेन वर्ब्स भी होते हैं, वो आपने एक्सप्लोर किया था, ठीक है। विच सर्व टू इंडिकेट टेंस, इसमें टेंस इंडिकेट नहीं होता, वो सारे आप चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है। मोडल वर्ब्स क्या करता है, ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं, ये जनरली आपको बताते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, राइट। मोडल वर्ब्स का जो काम है, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो जो मीनिंग है, जो वो मीनिंग कन्वे करते हैं, वो क्या करते हैं, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी और ऑब्लिगेशन। However, it is important to be mindful of the usage across different tenses. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे जब डिफरेंट टेंस में यूज करते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ बच्चे हमेशा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड टाइप्स को आप प्रेफर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किस एक्सप्रेशन को आप प्रेफर करेंगे, किस फॉर्म ऑफ सेंटेंस को, किस फॉर्म ऑफ फ्रेज को आप प्रेफर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल वर्ब्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास सिचुएशन होती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप करते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको कंडीशनल्स में पढ़ाया था कि सिचुएशंस होते हैं, राइट। वो कंडीशनल्स है बट ये कंडीशनल्स नहीं है, बट इसे भी हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जब आप इसे यूज करेंगे तो उस समय की सिचुएशन क्या है, ये उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज करते हैं, राइट। तो आप सारी चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे, पहले आप इसके बेसिक्स को समझ लें ताकि आपको इसके मोडालिटी को समझने में उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। नाउ जैसा मैंने आपको बताया था बच्चे कि विल और अपने मैं आपको शैल भी बताऊंगा। विल जो है बच्चे वो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अभी आप सोच रहे होगे कि विल तो हमेशा फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं, विल और शैल को मॉडल वर्ब्स में इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए मैंने मेंशन किया है कि यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई विल इज क्लासिफाइड एज अ मॉडल वर्ब रादर देन हेल्पिंग वर्ब इवन दो वी यूज इट इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस। दैट इज राइट, हम विल का हमेशा फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं। तो आखिर ये मॉडल वर्ब क्यों है, तो ये आपका जानना जरूरी है। देखो कितनी इजी वे में आप इसे समझेंगे। The answer is बच्चे कि will is classified as a modal verb, not a helping verb, because it is used to express what future intention, prediction, willingness और determination। आपको मैंने कंडीशनल्स में बताया था, और हमेशा जब भी आपको किसी भी टॉपिक को जब मैं आपको हेल्प करता हूँ एक्सप्लोर करने में, आपको हमेशा बताता हूँ बच्चे कि वो टाइप्स जो होते हैं, जो एक्सप्रेशन आप रेफर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, आप हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसे यूज करते हैं, राइट। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वर्ड को क्लासिफाई किया गया है, इसलिए हम विल को फ्यूचर टेंस में, ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, बट ये हेल्पिंग वर्ब में ये फॉल नहीं करता है। क्यों? बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि ये जो विल है वो फ्यूचर इंटेंशन को, प्रेडिक्शन को, विलिंगनेस को और डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करता है, रादर देन मेयरली सर्विंग एज अ हेल्पिंग वर्ब टू इंडिकेट टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो बच्चे, फॉर इंस्टेंस I will go to the store will indicates a future action expressing what intention to go to the store, ठीक है। आप इसमें और आप एक्सप्लोर करो। Not even if will is used to form a question, अगर आपने इसे क्वेश्चन भी अगर आपने फॉर्म किया, it will still remain a modal verb. For instance, will you go to the store, यहां पे एक्सप्रेस क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट for or a request for confirmation or asking about someone's intention to go to the store in the future, ठीक है। तो जिस तरीके से हम will को यूज करते हैं, will का जो मतलब होता है वो एक्चुअली वो मोडालिटी फॉर्म में उसे हम यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंटेंशन के लिए, कॉन्फर्मेशन के लिए, राइट, प्रेडिक्शन के लिए, जनरली कंडीशनल्स नहीं है ये हम रिक्वेस्ट फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं। दैट्स वाई विल को हम हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब में हम क्लासिफाई नहीं करते हैं। उसी तरीके से शैल है, शैल भी आपका मॉडल वर्ब है, शैल भी आपका
हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो आपने पढ़ा इज, एम, आर, हैज, हैव, आपने कहीं भी देखा होगा मैंने विल को मैंने मेंशन नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि विल और शैल मोडालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, यानी कि अभी आपने एग्जाम्पल्स में देखा, एग्जाम्पल्स के कॉन्टेक्स्ट से आपको समझ में आ रहा है कि हम विल को क्यों यूज करते हैं एज अ मॉडल वर्ब, नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब आप पूछोगे सर इसको हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं हमें बताया जाता है फ्यूचर टेंस में, वहां पे आप फ्यूचर इंडिकेट करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, जो सपोर्ट करता है किसमें, आपके मेन वर्ब को ज्यादा एक्सप्रेस करने में। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। देखो ये बच्चे आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताया जो भी आप इसमें एक्सप्लोर करेंगे वो मॉडर्न इंग्लिश के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लोर करेंगे, तो बहुत आसान तरीके से आप इसे समझें कि शैल और विल दोनों मॉडल है। शैल जो जनरली यूज होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है, ये आपका कन्वेंशन है, बट विद प्रोनाउंस किसके साथ, आई एंड वी। वेयर एज विल इज कॉमन इन अमेरिकन इंग्लिश, तो इवन विद द प्रोनाउंस आई एंड, इसका मतलब ये है बच्चे कि अमेरिकन इंग्लिश जनरली प्रेफर करते हैं विल को एज अ मॉडल वर्ब, और ब्रिटिश इंग्लिश प्रेफर करते हैं किसे, शैल को, बट विद द प्रोनाउंस आई एन वी। अमेरिकन किसी भी प्रोनाउंस के साथ इसे यूज करते हैं, विल किसी भी प्रोनाउंस के साथ जनरली यूज होता है। तो यहां पर आइडिया ये है बच्चे कि शैल का जो यूसेज है मॉडर्न इंग्लिश में वो बहुत कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल खत्म हो गया है, बट बहुत कम है। तो दैट्स वाई मैंने ये नोट के फॉर्म में आपके लिए मेंशन किया है। इट्स ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट द यूज ऑफ शैल इज मोर फॉर्मल दैन विल। शैल का जो यूसेज है वो बहुत फॉर्मल है, ठीक है। जनरली हम विल को यूज करते हैं, विल का दोनों जगह यूज होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों। ये ज्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। इट इज ऑल्सो लेस कॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश। शैल का जो यूसेज है मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम है, तो यू कैन जनरली यूज विल इन प्लेस ऑफ शैल। तो जहां पर आपको शैल यूज करना हो वहां पर आप विल यूज कर सकते हैं एज पर द मॉडर्न इंग्लिश कन्वेंशन। बट डोंट बी सरप्राइज इफ यू कम अक्रॉस शैल। मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि आप बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके लिए ये हो गया कि आपने किसी और को यूज करते देखा तो आप उसे गलत कहेंगे। आप इसे कहीं यूज होता देख सकते हैं, किसी ने बोला तो आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये भी एक कन्वेंशन, सॉरी अबाउट दैट, ये भी एक कन्वेंशन है। आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश कन्वेंशन में हम इसे यूज नहीं करते हैं। हम शैल के जगह क्या यूज करते हैं, ज्यादातर विल का यूज करते हैं। आप यूज करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो दोनों कन्वेंशन वाइडली एक्सेप्टेबल है। जस्ट द डिफरेंस इज कि शैल को फॉर्मल इंग्लिश में बहुत लेस कॉमन है, तो हम विल को यूज करते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द नुआंसेस ऑफ मॉडल्स और मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मैं आपको देखो इसे पार्ट्स में मैं आपको समझाता हूं। तो पहले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि मॉडल वर्ब्स डोंट हैव इन्फिनेटिव फॉर्म्स। इन्फिनेटिव फॉर्म्स का मतलब क्या होता है मैंने आपको वर्ब्स में बताया था, बट मैं आपको इसमें भी बताऊंगा। ठीक है, इन्फिनेटिव हम उसे कहते हैं बच्चे जो बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब होता है। तो इन्फिनेटिव्स विद टू भी होता है और इन्फिनेटिव्स विदाउट टू भी होता है, बट इसमें हम जनरली मॉडल्स के क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। तो मैं आपको बेयर इन्फिनेटिव भी बताऊंगा कि क्या होता है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखना। नाउ इज द टाइम, आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हम पार्ट 2 में मैं आप एक्सप्लोर करेंगे कि मोडालिटी क्या होता है। मोडालिटी एक्चुअली होता क्या है, यानी कि हर मॉडल वर्ब कैन, मे, माइट, शुड, वुड, ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये आप इसे बहुत आसान तरीके से समझने लग जाएंगे। बट उससे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आप इसे कैसे यूज, यानी कि स्ट्रक्चर, थोड़े से रूल्स आप समझ लो कि हम इसे कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड विद द बेस फॉर्म, हमेशा याद रखना, बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, उसे ही हम इन्फिनेटिव कहते हैं विदाउट टू। तो इन्फिनेटिव विद टू भी होता है और इन्फिनेटिव विदाउट टू भी होता है। दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया है। बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब क्या होगा, जैसे कैन के बाद आप कभी टू गो नहीं लिखेंगे, ये नहीं होगा, ये विदाउट, ये विद टू हो जाएगा। तो आप जब भी किसी भी मॉडल के साथ आप जब वो मेन वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा बेस फॉर्म में होगा। वो हो सकता है, ईट हो सकता है, प्ले हो सकता है, इसे ही हम बेस फॉर्म कहते हैं, राइट। दे एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग सच एज पॉसिबिलिटी, अबिलिटी। मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं कि ये जब आप इसे एक्सप्रेस करते हैं आप हमेशा इसे इन्फिनेटिव के साथ यूज करेंगे, यानी कि द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब विदाउट टू, नेसेसिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन और एडवाइस,
However, ये मैं आपको बता दूं, out is a unique case among the modal verbs as it is followed by the infinitive with to. ये आपका जानना जरूरी है. जनरली हम इसे यूज नहीं करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में. आउट ये सिंगल यूज नहीं होता, इसको ये हमेशा फॉलो करता है टू. तो आउट में आप दो चीज समझें कि सबसे पहले आउट के साथ आप हमेशा टू यूज करेंगे, यानी कि अनलाइक एनी अदर मॉडल वर्ब्स ये इसमें कभी भी टू नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन आउट के साथ हमेशा टू होता है. तो सबसे पहला ये एक्सेप्शन है. दूसरा मैं आपको इसमें कन्वेंशन बता देता हूं कि मॉडर्न इंग्लिश में आउट टू का ना के बराबर यूसेज है. इसके जगह पे हम हमेशा क्या यूज करते हैं? शुड. आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहीं पर आप इसे अगर आप इसे देखें किसी बुक्स में, किसी मैगजीन्स में, तो आप ऐसा ना समझें. आपके लिए जानना ज़रूरी है, बट आप इसे यूज़ ना करें क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश कन्वेंशंस में हम इसे यूज़ नहीं करते हैं. इसके जगह हम क्या यूज़ करते हैं? शुड. ओके, सो दैट्स वाई ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए जानना. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स. मोडालिटी में आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा, बट मैं आपको इसे कैसे फॉर्म करते हैं ये आप जान रहे हो कि मॉडल्स दैट आर फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनिटिव. देखो, बेयर इन्फिनिटिव मैं आपको बताया था, बताऊंगा क्या होता है. बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि वो इन्फिनिटिव जो टू प्रिसीड नहीं करेगा, यानी कि मेन वर्ब के पहले टू नहीं आएगा. ठीक है, तो आप ऐसे समझे, या आप ऐसे समझे कि मॉडल वर्ब्स विदाउट टू. तो आप जितने भी एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी आप बस ये एग्जांपल्स देख लो. मॉडल्स आप जानते हैं आप किसे कहते हैं. इसके सारे मोडालिटी में आपको पार्ट 2 में समझाऊंगा. शी कैन स्विम, ही कुड हेल्प यू, यू मे लीव नाउ, माइट दे माइट अराइव लेट, मस्ट वी मस्ट फिनिश. ठीक है, शैल आई शैल रिटर्न सून. इस पूरे एग्जाम्पल्स में आपको कहीं पर भी टू फॉलो होता नहीं दिखेगा आफ्टर मॉडल वर्ब्स. ठीक है, किसी भी इसमें. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी मॉडल के बाद, ठीक है, टू का और मेन वर्ब के पहले, यानी कि आप हमेशा बेस फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, इन्फिनिटिव विद टू यूज नहीं करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे. और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब ये है विदाउट टू, मेन वर्ब विदाउट टू, बेस फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब विदाउट टू. ओके, नाउ एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि आउट है, आउट हमेशा टू को फॉलो करता है. जैसे शी आउट टू. ठीक है, ये एक आप इसको फ्रेज के फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं. ये कभी भी हमेशा आउट नहीं होता, ये हमेशा आउट टू होता है. ठीक है, आउट टू इंप्लाइज अ सेंस ऑफ ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन. इट इज टिपिकली मोर, ये आपका जानना जरूरी है अगर आप यूज करना चाहते हैं तो, या अगर आपने कहीं देखा और आप उसके कॉन्टेक्स्ट को आप डिसाइफर करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे समझ लें कि इसे कहाँ यूज करते हैं. ये जनरली सेंस ऑफ ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन. It's typically more formal and less frequently used in modern English. मैंने आपको बताया था. The modal should, which conveys the same meaning. That's why हम इसमें should use करते हैं. तो out to का substitute क्या है? Should. Is a more frequent and flexible choice in modern English. तो आप out to की जगह क्या use कर सकते हैं? Should. Therefore, out to and should are interchangeable. यानी कि एक दूसरे की जगह ये use हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक ही meaning को convey करता है. इन केस ऑफ आउट वी ऑलवेज नीड द टू, जैसा मैंने बताया. और शुड के साथ आप कभी भी यूज नहीं करेंगे, शुड के बाद कभी भी टू नहीं आएगा. नाउ नंबर 2, मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव यूजुअल कॉन्जुगेशन. ये आपका जानना जरूरी है कि कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं. ठीक है, पार्ट 2 में क्या है कि मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव यूजुअल कॉन्जुगेशन फॉर्म्स. ओके, जैसे हम मेन वर्ब में उसके फॉर्म को चेंज करते हैं, वो बेस फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल आप उसे बना दें, पास्ट पार्टिसिपल आप उसे कन्वर्ट कर दें, इसे ही कॉन्जुगेशन कहते हैं. तो आप उसे या तो सिंपल पास्ट आप उसे कन्वर्ट कर दें. तो ये जो भी कन्वर्जन होता है जो कि मेन वर्ब का बेस जो वर्ब्स के फॉर्म होते हैं उसे ही कॉन्जुगेशन कहते हैं. बट मॉडल्स में जनरली नहीं होता है, मॉडल्स को हम नहीं करते हैं. So unlike main verbs, modal verbs do not undergo the usual process of conjugation. Conjugation का मतलब क्या होता है? Refers to the way a verb changes its form to express different grammatical categories such as tense. Tense को ये refer करता है, person को refer करता है, number को refer करता है. One more time. ये verb ही होता है बच्चे जिससे आप tense को determine करते हैं, यानी कि आप टेंस आप समझ पाते हैं कि वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है. ये वर्ब ही होता है जिससे आप पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करते हैं.
ठीक है। अगर वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब ही है जिसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को चेंज करते हैं। तो वर्ब इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस में होता है? ये हमेशा आपके वर्ब्स में होता है, मेन वर्ब्स में होता है। तो इससे कहने का मतलब यह है कि मॉडल वर्ब्स का कॉन्जुगेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो जिस रूप में है वो उसी रूप में रहता है। ना तो वो टेंस को डिफाइन करता है, ना तो वो पर्सन को डिफाइन करता है, ना तो वो नंबर को डिफाइन करता है। यानी कि आप किसी के साथ भी, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी टेंस में, हाँ कुछ ऐसे हैं जैसे कैन का कुड है, वो पास्ट बन जाता है, उसको हम टेंस के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, कुछ लोग मे का माइट कर देते हैं, विल का वुड कर देते हैं, तो वो टेंस फॉर्म में है। अदरवाइज अगर आप मोडालिटी अगर आप देखोगे बच्चे, तो मोडालिटी कभी भी टेंस को, पर्सन को या नंबर को इंडिकेट नहीं करता। इसका ये भी मतलब है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी टेंस में, किसी भी पर्सन के साथ आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें आप एक्सप्लोर मैं आपको कराऊंगा, जस्ट हैंग ऑन। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं लाइक वर्क और प्ले, change forms to match different grammatical context, but modal verbs do not follow this pattern. आपको इसमें मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिफाइन किया है। 3 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया और इसे डिफाइन करूंगा कि नो चेंज फॉर टेंस, ये जानना जरूरी है। मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज और रिफ्लेक्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, वो टेंस के फॉर्म में यूज करता है। कैन का कुड उस सेंस में होता है, वो कहां होता है? वो आपको बताऊंगा कंडीशनल्स और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जहां पर आपके सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को आपको कहना है, वहां पर आप उसे यूज करते हैं। आप अभी समझे, आप एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा। मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज टू रिफ्लेक्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन द सेम वे दैट रेगुलर वर्ब्स डू। इंस्टेड, modal verbs stay the same regardless of when the action happens. It doesn't have to do anything with tense. जैसे आप इसे देखो, can, I can swim, this expresses present ability और possibility. प्रेजेंट की एबिलिटी ये बता रहा है। आप इसे टेंस फॉर्म में अगर आप कैन का कुड अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंगर, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन टू इंडिकेट past ability and it's also used in polite request. अभी मैं आपको सारी चीजें, जब इसकी मोडालिटी आपको बताऊंगा, वो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि इसकी मोडालिटी से हम, क्योंकि कुड को हम प्रेजेंट में भी, आप ऐसा मत समझो कि कुड हमेशा कैन का पास्ट ही होता है। क्या उसके टेंस फॉर्म में हम यूज करते हैं, कुड को हम ज्यादातर कैन को भी रिप्लेस कर देते हैं इन प्रेजेंट फॉर्म में और इन फ्यूचर फॉर्म में इन मॉडर्न इंग्लिश। ये मोडालिटी में आपको ज्यादा आपको समझ में आएगा। नाउ अब आप देखो इसे, Can, I can swim tomorrow, although this refers to a future time. ये future time को refer करता है। The modal verb can doesn't change. क्या यहाँ पे can change होगा? नहीं होगा। The future meaning is inferred from the context. आपको context से पता लगाना है कि वो future का है, present का है या past का है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, we will also explore the use of could, यानी कि modality में आपको मैं ज़्यादा explore कराऊंगा। Now, number 2, नो चेंज फॉर पर्सन, यानी कि मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट को आप यूज करें, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम मेन वर्ब को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये चेंज नहीं होगा। जैसे अगर ही वर्क्स है, अगर मैंने इसे दे कर दिया तो ये वर्क हो जाएगा, बट मॉडल वर्ब्स रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट। आप इसे देखें, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा बच्चे। कैन, आई कैन स्विम, ये फर्स्ट पर्सन है आई, यहां पर भी कैन देखो। यू कैन स्विम, सेकेंड पर्सन है यू। थर्ड पर्सन शी कैन स्विम। दे, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये क्या है? यानी कि आप कोई भी अगर आप सब्जेक्ट आप इनके साथ ले आओ, ये चेंज नहीं होंगे। ओके, so they are unlike regular main verbs. Now no change for number. ये थोड़ा सा आपको शायद थोड़ा सा आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बता दूं। वो पर्सन था और ये जो है वो नंबर है, यानी कि सिंगुलर और प्लोरल को ये डिफाइन करता है। ये भी सब्जेक्ट ही है। मॉडल वर्ब्स आर नॉट अफेक्टेड बाय वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लोरल। इस तरीके से मेन वर्ब को हम ध्यान देते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन प्लोरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लोरल है। इसमें हमें किसी बात का ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये
कॉन्जुगेशन को फॉलो नहीं करता, यानी कि इसमें वर्ब के मॉडल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, कैंस नहीं कर सकते, कैंड नहीं कर सकते, कैनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पे कहते हैं कि बहुत वर्सटाइल है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी पर्सन के साथ ये इंक्लूड हो जाता है। तो आप देखें ये सिंगुलर है आई, इसके साथ भी आप कैन, कोई चेंज नहीं होगा। प्लोरल वी कैन, प्लोरल दे कैन, तो ये नंबर को भी चेंज नहीं करेगा। एग्जाम्पल्स यू सॉ इन नो चेंज फॉर टेंस, जितने भी आपने एग्जाम्पल्स देखे तीनों कैटेगरीज में, नो चेंज इन टेंस, नो चेंज फॉर पर्सन एंड नो चेंज फॉर नंबर, आर नॉट स्पेसिफिक टू द मॉडल वर्ब कैन। सिर्फ मैंने कैन के एग्जाम्पल को उठाया था, तो आप ये ना समझे कि ये सिर्फ कैन के लिए है। जितने भी मॉडल वर्ब हैं उसके लिए ना तो टेंस चेंज होगा, क्योंकि वो ना तो टेंस को कन्वे करता है, ना तो पर्सन को कन्वे करता है, ना तो नंबर को कन्वे करता है। तो ये सिर्फ कैन के लिए नहीं है, सारे मॉडल वर्ब्स के लिए है। तो ये आपका जानना जरूरी है। मॉडल वर्ब सच एज कैन, विल, मस्ट, आप देखो सबके साथ आप इसे इसी तरीके से आप इसे यूज करेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट, मॉडल वर्ब्स हैव नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्म्स। ये आपका जानना इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक में बहुत अच्छी चीज आप को बताऊंगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वो कॉमन एरर भी है, और आप कितने आसान तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, कितने आसान तरीके से समझ, शायद अब तक आपको एक कन्फ्यूजन होगा, वो मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। जस्ट लाइक ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स कैन ऑल्सो बी कंट्रैक्टेड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। जिस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब जैसे आंट हम करते हैं, इजंट करते हैं, हैजंट करते हैं, हैवेंट करते हैं, आप इसे भी कंट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप हमेशा नेगेटिव को, यानी कि नेगेटिव ही होगा तभी आप इसे कंट्रैक्ट करेंगे। यूज बोथ इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्पीच, ठीक है। आप इसे दोनों जगह यूज, जब आप इसे कंट्रैक्ट करेंगे तो आप दोनों जगह यूज करेंगे, बट थोड़ा अवॉइड करेंगे इसका ओवर यूज इन फॉर्मल राइटिंग। ऐसा नहीं है कि इसके कंट्रैक्टेड फॉर्म को फॉर्मल राइटिंग में आप इसे यूज नहीं कर सकते, जैसे कैंट यूज कर सकते हैं, लोग समझते हैं, तो फॉर्मल में भी यूज होता है। थोड़ा उसका ओवर यूज कम करें, इनफॉर्मल में ज्यादा करें कंट्रैक्टेड फॉर्म का। तो फर्स्ट फॉर्म में आप देखें, द नेगेटिव मॉडल वर्ब्स कैन हैज टू वेरिएशंस। ये मैं आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज, और बहुत सिंपल और नीट वे में आप समझेंगे। कैन जो मॉडल है उसका नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, ठीक है। तो मैंने यहां पर पहले एक्सप्लेन कर दिया है, द नेगेटिव मॉडल वर्ब कैन हैज टू वेरिएशंस, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये नहीं होगा, बिकॉज इज नॉट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। विच वन शुड यू यूज एट, इट इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन, ठीक है। ये कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देता हूं आज। देखो बच्चे, CAN' इज अ कंट्रैक्शन ऑफ कैन नॉट, ये याद रखना। ये कंट्रैक्शन किसका है, ये इसका है। एक वर्ड को हम कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो एक से ज्यादा को भी हम करते, तो कैन नॉट एक्चुअली एक वर्ड है, इसी को अगर हमें कंट्रैक्ट करना हो तो हम अपोस्ट्रोफी का हेल्प लेते हैं और इसे कर देते हैं। तो कैंट इज नथिंग, इज द कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दिस वर्ड CANNOT। ओके, सो ईदर यू यूज दिस और यूज दिस, इन दोनों में से आप किसी को भी यूज करते हो, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम जनरली इसको यूज करते हैं। इन फॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये जो कैन नॉट है ना बच्चे, ये बहुत फॉर्मल राइटिंग में यूज होता है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने मेंशन किया है कि इन मॉडर्न इंग्लिश द कंट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स आर common in use, especially in emails, but in very formal writing such as scholar writing, thesis etc, use cannot। तो आप कहाँ यूज करेंगे, आप जनरली ये नहीं करते हैं, तो आप इसे, अगर आपने कहीं देखा तो आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, कहीं बुक्स में आपने पढ़ा, कहीं थीसिस में, किसी रिसर्च पेपर में आपने पढ़ा, तो आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, ये भी सही फॉर्म है, और ये जो है ये इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म है। तो आप इसे यूज ना करके मॉडर्न इंग्लिश में आप हमेशा इसे यूज करेंगे। ओके, नाउ मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों गलत फॉर्म है। जैसा आप पहले एग्जाम्पल देख लो, जैक, आप देखो आप इन दोनों को लिख सकते हो, आप या तो ये लिखें या तो ये लिखें, बट आप प्लीज इसे फॉलो करें, दोनों एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है, बट ये ज्यादा फॉर्मल है। जैक कैंट और जैक कैन नॉट बी अवेलेबल फॉर द मीटिंग दिस इवनिंग। नाउ कैन नॉट जो है बच्चे, ये दो सेपरेट है, कैन एक अलग वर्ड है, नॉट एक अलग वर्ड है। डोंट यूज कैन नॉट व्हेन यू मीन कैन नॉट। जहां पर आप कैन नॉट या कैंट बोलने वाले हो, आप इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वर्ड है, ये दो वर्ड है, ये इनका कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो जहां पर आप कैंट बोलना चाहते हो, वहां पे आप कभी भी इस फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। क्यों?
You generally find it only as part of some other construction such as not only but also. आप एग्जाम्पल से जाते हैं, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जैक कैन नॉट ओनली बेक केक्स बट ही कैन ऑल्सो मेक कुकीज, तो यहां पे वो कैंट नहीं है, ये कैंट या ये कैंट नहीं, आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से आप समझो। जैक कैन नॉट ओनली बेक कुकीज, ठीक है। अब ये अगर मैंने इसको इससे हटाना तो मैं सिंपली बोलूंगा जैक कांट बेक केक्स और जैक कांट मेक कुकीज, ये इस फॉर्म में है। तो आप जब ये बोलना चाहते हैं जैक कैन नॉट, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, यानी कि जैक सिर्फ केक बेक नहीं कर सकता, जैक को कुकीज भी बनाना आता है, राइट। नॉट ओनली, हम एड ऑन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट। तो आप इससे अवॉइड करेंगे क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है बच्चे, और इस कैंट का और इस कैन नॉट का कॉन्टेक्स्ट अलग है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना। नाउ नंबर बी में अभी हम इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं कंट्रैक्शन में। द नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मॉडल में, ये याद रखें बच्चे, मेंट बहुत लेस कॉमन है, बहुत लेस कॉमन है, बट मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इट्स वेरी रेयरली यूज, इट्स अ वैलिड वर्ड, ये वैलिड है बच्चे, कुछ लोग इसे इनवैलिड बोलते हैं, बस मैंने ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन के लिए किया है। आप मरियम वेबस्टर और भी बहुत सारे ऑथेंटिक डिक्शनरी को जो आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, बट स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस कंट्रैक्शन को यूज नहीं करेंगे। ये कंट्रैक्शन किसका होता है? मे नॉट का होता है। तो आप हमेशा एक फुल वर्ड यूज करेंगे, आप मेंट को अवॉइड करेंगे। तो आप मे नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म आप यूज ना करके इसका एक्सपेंशन यूज करेंगे। नाउ द नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मॉडल माइट इज माइटेंट, ये भी आपका लेस कॉमन है बट इसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये सारी मोडालिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि माइटेंट में, ठीक है, ये सब कहां यूज होते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नाउ द नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मॉडल विल इज वांट, ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बच्चे, विल का नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? वांट। तो यहां पर इसका मतलब ही है आप इसे हमेशा वांट ही पढ़ेंगे, विल नॉट नहीं पढ़ेंगे। शी वॉन्ट ज्वाइन द पार्टी टुनाइट, तो ये क्या है? वांट। ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है किसका? विल नॉट का, ओके। नाउ द नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मॉडल शैल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन किया। इसलिए आपको देखो इस पार्ट में मैं आपको सारे बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मोडालिटी में आप ज़्यादा ऐसे एक्सप्लोर करेंगे, आप समझने लग जाएंगे, लेकिन बेसिक्स आपका जब क्लियर नहीं होगा बच्चे, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, जब आपके पास बहुत सारे वेरिएशंस नहीं होंगे, कन्वेंशंस नहीं होंगे, तो आप हमेशा रूल्स में फंसे रहेंगे, ओके। आप कभी भी इंडिपेंडेंट या कभी भी फ्री महसूस नहीं करेंगे, यानी कि अब आप बहुत सारे कन्वेंशंस हैं आपके साथ, तो उसमें वन ऑफ द ये कन्वेंशंस ये है बच्चे कि शैंट, ठीक है, यानी कि वेरिएशन है बच्चे। आप जानते हैं कि शैल कौन यूज़ करता है? ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, और अमेरिकन इंग्लिश विल यूज़ करते हैं सारे प्रोनाउन के साथ। शैल का यूसेज मॉडर्न इंग्लिश में कम है, तो इसका मतलब इसका नेगेटिव भी बहुत कम है, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव को कंट्रैक्ट करते हैं तो दो आपने चीज़ सीखी, एक शैल को यूज़ नहीं करें, शैंट को भी बहुत कम यूज़ करेंगे। दूसरा, जब आप इसे कंट्रैक्ट करेंगे यानी कि शैल नॉट को, आपने शैल नॉट को कंट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे करते हैं? आप, ये थोड़ा इसका कन्वेंशन अलग है, तो आप इसे शैंट, या तो आप इसे आप इस तरीके से करेंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी प्रोनंसिएशन। तो ये फोनेटिक अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ मेंशन किया है, इसकी दो प्रोनंसिएशन होती है, इसके प्रोनंसिएशन में भी कन्वेंशन है, राइट। आप इसे शांट कह सकते हैं या आप इसे शैंट कह सकते हैं, शांट या शैंट, ओके। इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म शैल नॉट का शैंट होता है, इसमें एल, जिस तरीके से आपने विल नॉट को देखा वांट होता है, तो ये एक्सेप्शन है, उसी तरीके से शैल नॉट का कंट्रैक्टेड नेगेटिव शैल नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? शांट या शैंट। तो दो प्रोनंसिएशन है, आपको दो कन्वेंशन मिली आपको, आप इसमें से कोई भी कन्वेंशन को आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखें, आई शैंट या आई शांट गो टू द पार्टी टुनाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। The negative contracted form of modal must is mustn't, याद रखना, mustn't नहीं होता, इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसमें भी मैं आपको कन्वेंशन दे रहा हूँ, इसमें भी आपको मैं वेरिएशन दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंट्रैक्टेड मस्ट नॉट का जो कंट्रैक्टेड फॉर्म हो गया, यानी कि नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मस्ट, वो क्या होगा आपका?
MUSTN', यानी कि अगर मैंने इसे कंट्रैक्ट करना है तो मैं ऐसे करूंगा, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन एक ही है। जो आपने ये देखा, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे शांट कहते हैं, तो ये भी मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसे शैंट कहते हैं। ओके, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है मसंट। ओके, क्या बोलना है आपको? मसंट। इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसकी एक ही कन्वेंशन है और ये कन्वेंशन दोनों ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में फॉलो की जाती है। ओके, तो यू मसंट फॉरगेट योर कीज। ओके, नाउ द नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मॉडल शुडंट, यू नो दैट। ठीक है, बहुत इजी है ये, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लोर करने लायक नहीं है। दैट्स सो इजी। शुड नॉट को आप कंट्रैक्ट कैसे करेंगे? शुडंट। द नेगेटिव contracted form of modal would is wouldn't. They wouldn't like to join us for dinner. इस तरीके से आप इसे करेंगे। तो जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। द नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मॉडल कुड, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप इसे कुड नॉट को कुडेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन अपॉस्ट्रोफी। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस, आप जानते हो, बोथ एबिलिटी इन द पास्ट। ये ध्यान रखना है आपको। आपको इस मोडालिटी में आप इसे ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, आप इसे समझने लग जाएंगे। कुड जो है हम उसे पास्ट में भी यूज करते हैं और इसे हम इम्पॉसिबिलिटी और पोलाइटनेस इन सर्टेन सिचुएशन से हम इसे यूज करते हैं। ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि कुड का एज अ मॉडल मॉडर्न इंग्लिश में ये कैन को भी रिप्लेस कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलाइट फॉर्म में इसे हम यूज़ करते हैं। तो हम इसे प्रेजेंट फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं और इसे हम पास्ट में भी यूज़ करते हैं। तो कुड के बहुत वेरिएशंस हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, he couldn't understand the instructions, that couldn't be true। ये एक्चुअली है आपके पास्ट को ये इंडिकेट कर रहा है, बट यहाँ पे दैट couldn't be true। आप बोल सकते हैं कि कुड तो हमेशा पास होता है। नहीं बच्चे, आप यहाँ से इस कॉन्टेक्स्ट से आप समझ सकते हैं कि कुड जो है वो हमेशा, इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता था, सही नहीं, ये एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है, के सिचुएशन को बता रहा है, क्योंकि एज अ मॉडल यूज किया, मोडालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। दैट couldn't be true, दैट can't be true इसके रिप्लेसमेंट हो सकती है, बट जनरली मॉडर्न इंग्लिश में हम इसे क्या यूज़ करते हैं? कुड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे तो उसके अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव फॉर्म को या तो नेगेटिव फॉर्म को। तो कुड का हम दोनों जगह यूज़ करते हैं, पास्ट में भी यूज़ करते हैं, पास्ट एक्शंस के इवेंट को डिफाइन करने के लिए, और प्रेजेंट के और फ्यूचर के यानी कि पोलाइटनेस और इम्पॉसिबिलिटी को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम ज़्यादातर कुड का यूज़ करते हैं। अगेन वन मोर टाइम, आपको मोडालिटी में ये ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ द नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मॉडल आउट, जनरली आउटेंट जो मैंने को बताया कि उसका बहुत कम यूज होता है, आउटेंट होता है, बट इट इज एन ओल्ड फैशन मॉडल वर्ब विच इज नॉट यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन मॉडर्न इंग्लिश। तो आप इसकी जगह क्या यूज करेंगे? स्टूडेंट। ना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब हो, कैन, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, उसके साथ एक आपका स्ट्रक्चर है प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये स्ट्रक्चर को आप समझने लग जाएंगे जो आप सेंटेंसेस को देखेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे, और आप इसे, आपको ये याद नहीं करना, आप इसके कॉन्सेप्ट को आप समझने लग जाएंगे। इसको हम कहाँ, ये स्ट्रक्चर जनरली कहाँ यूज होता है? यूज टू एक्सप्रेस व्हाट पास्ट इवेंट्स और आइडियाज, ऑफ्टन इंडिकेटिंग स्पेक्युलेशन। स्पेक्युलेशन मतलब अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी को ये एक्सप्रेस करता है, पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है, नेसेसिटी को भी एक्सप्रेस करता है, ऑब्लिगेशन को भी, एक्सपेक्टेशन को भी और रिग्रेट को भी। आपने जाना कि मैंने आपको बताया कि मॉडल कभी भी टेंस को इंडिकेट नहीं करता, राइट, बट अगर हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे तो हम इससे टेंस को इंडिकेट कर सकते हैं, बट हमें स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लो एज ए स्पेकुलेशन, एग्जाम्पल समझ दे दो। स्पेकुलेशन यानी कि अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी अबाउट द पास्ट, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ये अकेला यूज़ नहीं हुआ है, इसके साथ मैं क्या, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये मॉडल वर्ब है एक, हैव प्लस, और ये फॉरगेट का पास्ट पार्टिसिपल है। ही माइट हैव फॉरगॉटन टू कॉल यू, ये स्पेकुलेशन पॉसिबिलिटी हो सकता है वो आपको कॉल कर सकती थी। ही कुड हैव टेकन, कुड मॉडल वर्ब, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, टेक का पास्ट पार्टिसिपल टेकन। ही कुड हैव टेकन द रॉन्ग ट्रेन, यानी कि ये पास्ट के स्पेकुलेशन को, अनसर्टेनिटी को और पॉसिबिलिटी को अगर आपको एक्सप्रेस करना होगा तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। रिग्रेट, रिग्रेट और क्रिटिसिज्म में द आई शुड हैव स्टडीड, एक मॉडल वर्ब शुड,
have plus past participle, study का past participle studied, harder for the exam. You must, किसी भी मॉडल वर्ब को आप यहाँ पे ला सकते हैं, किसी भी मॉडल वर्ब को. He can have, you can have, ठीक है, ये नहीं होगा. जनरली आप इन तरीकों का आप यूज करेंगे. You must have told me the truth. जनरली आप can का, ठीक है, may have का भी हम यूज करते हैं, बट जनरली can have, I can have, ठीक है, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, वो दूसरे सिमेंटिक्स को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, तो आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से आप पता लगाएंगे. मैंने कह रहा कि आप यू मे हैव या यू कैन हैव गलत है, बट वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट को आपको कन्वे करेगा. तो यहाँ पर क्या है, पास्ट एक्शंस को आपको बताना हो तो आप इस तरीके से करेंगे. तो आप इन मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं. जनरली आप कैन को अवॉइड करेंगे. यू मस्ट हैव टोल्ड मी द ट्रुथ. ठीक है, तो आप इसे देखें, आप इसे कहाँ यूज करते हैं, रिग्रेट और क्रिटिसिज्म में. नाउ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, जो ज़रूरी है और जो ऑब्लिगेशन है, आप इसे मॉरल ऑब्लिगेशन भी समझ सकते हैं. शी मस्ट हैव लेफ्ट बाय नाउ, और मस्ट मॉडल वर्ब, हैव लेफ्ट पास्ट पार्टिसिपल, शुड मॉडल वर्ब, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अराइव, अराइव्ड. दे शुड हैव अराइव्ड अर्लियर. तो आप ये समझो बच्चे कि जब आपको जनरली पास्ट के इवेंट के सिचुएशन को, पास्ट के सिचुएशंस को या इवेंट को अगर आपको एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, रिग्रेट में, क्रिटिसिज्म में, स्पेकुलेशन में, क्रिटिसिज्म में, तो आप इस फॉर्म का यूज करेंगे. जनरली आप कैन को अवॉइड करेंगे, बाकी सारे आप मॉडल वर्ब्स को आप इसे यूज कर सकते हैं. नाउ आप इस फॉर्मेट, जैसे आपको कंडीशनल्स में बताया था कि जनरली हम तो ये भी आप, इसको मैंने सेपरेट रखा है कि वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ये जनरली फॉर्म जो होता है वो मेन क्लॉज का होता है, या मैंने आपको कंडीशनल से पढ़ाया था. ठीक है, ये कहाँ होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं. कहाँ पे, एक्सपेक्टेशन के लिए, सजेशन के लिए और रिग्रेट के लिए. वेयर, इन द पास्ट. तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज हो रही हैं, पास्ट के लिए. अदरवाइज कभी भी मॉडल कन्वे नहीं करता टेंस को, बट इस स्ट्रक्चर को, यानी कि मॉडल के साथ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल को यूज करके आप कर सकते हैं. आई वुड हैव कम इफ यू हैड इनवाइटेड. देखो ये इफ क्लॉज है और ये सेकंड है, तो आप इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं. इफ यू हैड इनवाइटेड मी, आई वुड हैव कम, और आई वुड हैव कम इफ यू हैड इनवाइटेड मी. दे वुड हैव अराइव्ड, वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल. बाय नाउ इफ क्लॉज, इफ दे हैडंट मिस्ड द ट्रेन. ये ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे फॉर्म करते हैं. ये स्टैंडर्ड कंडीशनल है. तो सेकंड, फर्स्ट जो है, जो इफ का क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो मेन है वो वुड हैव में होगा. ही वुड हैव सेड समथिंग इफ ही हैड. देखो ये पास्ट परफेक्ट है, इफ ही हैड नोन. तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है. ये आप प्रैक्टिस करेंगे. मैंने प्रैक्टिस वर्कशीट लिंक में मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन में. सॉरी, डिस्क्रिप्शन है, मैंने वर्कशीट के लिंक मैंने मेंशन कर दी है. यू कैन रेफर देयर. You can refer to the worksheet. Now, that's all for part 1. I know I took so much time, but this is very important for you कि आप इसके बेसिक्स को एक्सप्लोर करें. आपने जिस तरीके से एक्सप्लोर किया, बहुत कम रूल्स हैं, ठीक है, और आपने आपका जो अप्रोच है वो बहुत नेचुरल है. तो पार्ट 1 में आपने बेसिक्स के आपको एक्सप्लोर किया. इन पार्ट 2 में, अब मैं आपको पार्ट 2 में एक्सप्लोर कराऊंगा इसकी मोडालिटी, और आपको उसमें ये भी बताऊंगा कि सेमी मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, यानी कि कुछ और वर्ड हैं जो एज अ मॉडल एक्ट करते हैं. तो आपको लिए मोडालिटी और सेमी मॉडल वर्ब्स, यानी कि मोडालिटी मैं फिर भी आपको समझा देता हूं कि मैंने आपको इसमें क्यों नहीं अब तक बताया, कि क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो होता है कि कैन कहाँ यूज़ करते हैं, कुड कहाँ यूज़ करते हैं. मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, ठीक है, बट इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में कि हर एक मॉडल वर्ब एक मोडालिटी एक्सप्रेस करता है. मोडालिटी को कहते ही हैं मीनिंग्स एक्सप्रेस्ड बाय मॉडल वर्ब्स. हर एक मॉडल वर्ब के हम मीनिंग को देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि हम उसे कहाँ यूज़ करते हैं. मैं आपको एक्सेप्शंस भी बताऊंगा, वेरिएशंस भी बताऊंगा कि आज मॉडर्न इंग्लिश के कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हम किस मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं. आपको इसमें मैं सेमी मॉडल वर्ब्स भी बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो भी आपने देखा कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड. इसके अलावा और भी ऐसे वर्ब्स जो मैंने मेंशन नहीं किए इसमें, जो एज अ मॉडल वर्ब्स वो एक्ट करते हैं. तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो और उसमें वर्ड है, उसमें फ्रेजेस भी हैं दैट फंक्शन एज अ मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश. So that's all. Thank you so much for your time and patience, and please refer to the worksheet link provided in the description. So I thank you so much again for all your time and patience. Have a good time. Thank you.
And if you have any confusion, any doubts regarding this session, please let me know. Please drop in the comment box. Write in the comment box. I'll certainly respond to you. Thank you so much.